अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। यूज ऑफ व्हिच। जी, तो व्हिच का यूज हमने देखना है। Which is used for animals and for inanimate things. It may refer to a singular or plural noun. जी, ये जो which है ये आपके जो एनिमल्स हैं यानी जानवर और इनएनिमेट थिंग्स यानी कि बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जिस नाउन को ये रिफर करता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यानी सिंगुलर प्लूरल नाउन के लिए विच ही यूज होगा। यानी ऐसा नहीं है कि सिंगुलर नाउन के लिए इसकी कोई और फॉर्म होगी और प्लूरल के लिए कोई और फॉर्म होगी। विच की एक ही फॉर्म है, चाहे सिंगुलर आपका नाउन है या प्लूरल नाउन है, उसको जब ये रिलेट कर रहा है तो उसके लिए विच ही यूज होता है। अब यहाँ पे हमने कहा है कि ये एनिमल्स के लिए यूज होता है या बेजान चीजों के लिए यूज होता है। इसकी क्या वजह है, क्यों होता क्यों है यूज, क्यों यूज करते हैं हम बेजान चीजों के लिए या एनिमल्स के लिए। देखें, सेंटेंस के अंदर कोई एनिमल है या कोई चीज है, जब आप उस चीज के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं रिलेटिव क्लॉज के अंदर जाके, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को उस चीज के साथ या उस एनिमल के साथ रिलेट करने के लिए, उस एनिमल या चीज से रिफर करने के लिए हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज करते हैं। व्यूअर्स, ये बात ध्यान में रखें, अगर आप विच को समझना चाहते हैं कि विच यूज कैसे किया जाता है तो इसके लिए पहली बात तो है ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। दूसरी बात है आपको फ्रेज एंड क्लॉज का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी अगर आप इस वीडियो को, जो पहले वाले 3 पार्ट हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है तो ये चौथी वीडियो है, पार्ट 4। पार्ट 3 अगर आप पहले वाले अगर देख लेंगे तो आपको इस पार्ट की बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उनमें मैंने बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में जो है वो बताया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर मुख्तसरन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। देखें, जब एक सेंटेंस जो है उसके अंदर 2 क्लॉज हैं यानी उसके 2 हिस्से हैं, सेंटेंस का एक हिस्सा दूसरे को एक्सप्लेन करे या दूसरे के किसी एक चीज को, ठीक है, एक्सप्लेन करे, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो वो जो हिस्सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। और जिस सेंटेंस की जिस चीज के बारे में या सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको हम मेन क्लॉज कहेंगे या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। ये जो रिलेटिव क्लॉज है सेंटेंस के अंदर उसको मैंने रेड कलर में अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। बाकी हिस्सा जो है वो मेन क्लॉज है। तो चलें देखते हैं विच का यूज। द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर। टाइम जो जाया हो गया वो हमेशा के लिए जाया हो गया। अब यहाँ पे द टाइम इज लॉस्ट फॉर एवर ये मेन क्लॉज है, विच इज लॉस्ट ये आपकी क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है। अब रिलेटिव क्लॉज क्या करती है, ये मेन क्लॉज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है जमनी, यानी कि आप कह लें कि उसको एक्सप्लेन करती है। अब देखिए ना, द टाइम इज लॉस्ट फॉर एवर, टाइम हमेशा के लिए जाया हो गया। अब ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो लिखा जा रहा है ना विच इज लॉस्ट, ये बेसिकली टाइम को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है ना, जो जाया हो गया। विच इज लॉस्ट, अब लॉस्ट क्या हुआ है, किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। इसका मतलब जो विच है ये किसको रिफर कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, टाइम को। तो टाइम क्या है, एक बेजान चीज है ना, मतलब इसमें कोई ऐसी अब लाइवली थिंग नहीं है। तो इसलिए ये एक आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो होती हैं, जो आइडियाज होते हैं, उनको भी हम बेजान चीजों में ही लेंगे, ठीक है। तो जब हमने बात करनी है रिलेटिव प्रोनाउन की, तो इसलिए अब टाइम को रिलेट करने के लिए, इसको रिफर करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज करेंगे। विच इज लॉस्ट, जो जाया हो गया। अब ये रिलेटिव जो है क्लॉज जो है ये टाइम को एक्सप्लेन कर रही है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है कि टाइम जो जाया हो गया वो हमेशा के लिए जाया हो गया। नेक्स्ट देखें, द कैट विच आई बॉट लास्ट ईयर वॉज अ पर्शियन। अब इसमें जो अंडरलाइन है हिस्सा सेंटेंस का, ये रिलेटिव क्लॉज है, दूसरा जो है ये मेन क्लॉज है। अगर हम मेन क्लॉज को देखें तो ये है द कैट वॉज अ पर्शियन, बिल्ली जो है वो पर्शियन थी, बात क्लियर है। अब ये जो हम लिखा हुआ है साथ में विच आई बॉट लास्ट ईयर, तो बेसिकली ये हम बिल्ली के बारे में, कैट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपका जो प्रोनाउन है वो जिस चीज को रिफर कर रहा होता है और रिलेट कर रहा होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं।
तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें टाइम एंटीसीडेंट था विच का, और यहाँ पे क्या है, कैट जो है ये एंटीसीडेंट है, क्योंकि कैट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब विच आई बॉट लास्ट ईयर, अब ये एक इंसिडेंटल इंफॉर्मेशन है, जमनी इंफॉर्मेशन है, कैट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो लिहाजा ये रिलेटिव क्लॉज है। और कैट चूंकि एक एनिमल है तो इसलिए इससे रिलेट करने के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो विच यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, इन ओल्डर इंग्लिश विच वॉज यूज टू रिफर टू पर्सन। जी विच जो है ये बात ध्यान में रखनी है कि बेजान चीजों के लिए और जानवरों के लिए यूज होता है, लेकिन ओल्डर इंग्लिश की अगर बात करें तो वहां पे ये पर्सन्स के लिए भी यूज हो जाता था। लेकिन आपने आज की इंग्लिश में आजकल लिखते हुए किसी पर्सन के लिए विच नहीं यूज कर लेना, ये गलती होगी। आपको ये इसलिए बात बताई जाती है पुरानी इंग्लिश की कि अगर आप कोई पुरानी बुक रीड कर रहे हैं, कोई पुराना पैसेज देख रहे हैं, और खासकर पोइट्री में जो है इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप ये परेशान हो जाए कि ये मदर के लिए विच क्यों यूज हुआ है। तो पुरानी इंग्लिश में ये यूज हो जाता था, जैसे आर मदर विच आर्ट इन हेवन, और आर्ट का मतलब आर है, तो जो जन्नत में है। तो अब विच मदर को रिफर कर रहा है, मदर से रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज हुआ पर्सन में। ये जस्ट आपको एक इजाफी इंफॉर्मेशन दे दिया कि ओल्डर इंग्लिश में ऐसा भी हो जाता था जी। तो जो काम की बात है वो ये है, विच में आल्सो रिफर टू अ सेंटेंस। जी जो विच है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक चीज को रिफर करे। विच जो है वो जो विच क्लॉज है जो आपकी, ये बाज औकात पूरे के पूरे जो आपका पहले वाला मेन क्लॉज है उसको रिफर कर सकती है, पूरी बात को रिफर कर सकती है। यानी इसका एंटीसीडेंट जो है जो विच का वो डेफिनेटली नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन बाज औकात जो विच है इसका एंटीसीडेंट पूरी की पूरी मेन क्लॉज हो सकती है। वो कैसे, देखें जरा। विच इज गोइंग अब्रॉड विच इज नॉट गुड, सॉरी, ही इज गोइंग अब्रॉड विच इज नॉट गुड, वो बाहर जा रहा है, बैरून मुल्क जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें ना, विच जो है ये किसे रिलेट कर रहा है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है, ये ही को रिलेट नहीं कर रहा, ये पूरी पूरी क्लास को रिलेट कर रहा है। ही इज गोइंग अब्रॉड इस पूरी क्लॉज को रिलेट कर रहा है, ये पूरी की पूरी क्लॉज इसका एंटीसीडेंट बन गई है, ठीक है ना। विच इज नॉट गुड जो कि अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, ही की बात नहीं हो रही, इस बात की बात हो रही है कि वो जो बाहर जा रहा है, इस पूरी बात को जो है वो रिफर किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो बाहर जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, द गर्ल वॉज सेड टू बी इल, लड़की के बारे में कहा गया कि वो बीमार है। विच वॉज नॉट द केस, जो कि सूरत हाल ऐसी नहीं थी। अब सूरत हाल ऐसी नहीं थी, किसको रिलेट किया गया, किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, लड़की के बारे में नहीं दी गई, इस पूरी बात के बारे में दी गई है। यानी केस क्या था कि लड़की इल है, तो इस बात को निगेट किया गया कि ये ऐसी बात नहीं है, कहा यह गया था कि लड़की इल है लेकिन बात ऐसी नहीं है। अब ये विच जो है इसके एंटीसीडेंट क्या है, इसकी पूरी की पूरी मेन क्लास इसके एंटीसीडेंट बन गई है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बात नहीं की जा रही, सिर्फ लड़की का जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि पूरी बात को मेंशन किया जा रहा है, पूरी बात को रिफर या रिलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी सेड शी वाज कमिंग नेक्स्ट डे, उसने कहा कि वो अगले दिन आ रही है। विच वॉज अ लाई, जो कि झूठ था, ठीक है। अब झूठ क्या था, अब विच जो है किसको रिलेट कर रहा है, शी को नहीं कर रहा, झूठ शी झूठ तो नहीं हो सकती ना, पूरी की पूरी बात की बात हो रही है, पूरे सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। अब पूरी की पूरी मेन क्लॉज जो है वो इसके एंटीसीडेंट बन गई है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि विच जो है जब हमने किसी बेजान चीज के बारे में, जब हमने किसी जानवर के बारे में रिलेटिव क्लॉज लिखनी है किसी सेंटेंस के अंदर, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन देनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके उसको रिलेट करने के लिए, उसको रिफर करने के लिए हम विच यूज करेंगे। और बाद का जो विच है वो पूरी की पूरी बात या पूरे पूरे सेंटेंस को जो है उसे रिलेट करने के लिए भी यूज हो सकता है। यानी विच का जो एंटीसीडेंट है वो जरूरी नहीं है कि कोई नोन या प्रोनाउन हो, ये पूरे का पूरा जो क्लॉज है, मेन क्लॉज जो है वो इसका एंटीसीडेंट बन सकती है। नेक्स्ट देखें, जनरली वी यूज विच टू इंट्रोड्यूस क्लॉजेस दैट आर पैरेंथेटिकल इन नेचर। अब पैरेंथेटिकल नेचर यानी वही वाला इंसिडेंटल, जो जमनी एडिशनल, हम बात कर रहे होते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, तो वो जमनी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो विच जो है ये इसका जनरल रूल है कि ये आपने उस क्लॉज के साथ यूज करना है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी कि जरूरी नहीं है आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ना भी हो आप देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज की। तो लिहाजा जो आपकी इंसिडेंटल क्लॉज होती है यानी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है,
जो सेंटेंस के मफहूम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी सेंटेंस पूरा मफहूम देगा, तो उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? नॉन रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग या कॉन्टिन्यूटिव क्लॉज, यानी कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, सेंटेंस को। जो रिस्ट्रिक्ट करे वो क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के मफहूम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगी। जो ज़रूरी नहीं है वो एडिशनल क्लॉज है, यानी कि वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, डिफाइनिंग है, उसको कॉन्टिन्यूटिव भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने पहले 3 पार्ट्स में भी बड़ी क्लैरिटी जो है उसके साथ इसको एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। इसके अलावा आगे जाके एक पूरी कंप्लीट वीडियो आ रही है जब हम विच और दैट का कंपैरिजन करेंगे कि इनको कैसे यूज करना है, कब विच को यूज करना है, कब दैट को यूज करना है। तो उससे पहले मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के लिए। तो वो जब वो देखेंगे तो आपको ये मजीद अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है। अभी आप ये याद रखें कि ये एक थंब रूल है, समझ लें कि जो विच है ये हमेशा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए यूज होगा। नॉन रिस्ट्रिक्टिव मतलब एडिशनल, जो जरूरी नहीं है सेंटेंस का मफहूम जो क्लियर करने के लिए। फॉर दैट रीजन विच क्लॉज इज ऑफन स्टार्ट्स विद अ कॉमा और अ पेयर ऑफ कॉमास। जी, तो ये भी एक जनरल रूल है कि जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी आप ज़मनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, आप कह लें कि जो आप पैरेंथेसिस के अंदर बात करते हैं जो ज़रूरी नहीं है, आपने वैसे ही कह दिया साथ में, तो उसको आप मेन क्लॉज से फिर सेपरेट करते हैं कोमास की मदद में। तो विच जो है ये चूंकि करता ही आपकी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन को है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को है, तो फिर आप इसको कोमा से सेपरेट करेंगे। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है ये मेन क्लॉज से कोमा की मदद से सेपरेट होती है। ये कोमाज ही आपको बताते हैं कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर कोमाज नहीं लगे हुए तो इसका मतलब है वो क्लॉज जो है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टिव है। और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ हम विच नहीं दैट यूज करते हैं, वो आगे जाके समझेंगे। अभी आप ये समझें कि विच जो है ये हमेशा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है या डिफाइनिंग क्लॉज या कॉन्टिन्यूटिव क्लॉज के साथ यूज होता है। अच्छा जी, जब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। द मेयर ऑफ कराची which is the most populous city in the country has many grave responsibilities। अब देखें ना, अब विच के बाद ये आपका ये सारी की सारी आपकी आ गई है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, जिस जोन सी क्लास के अंदर आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अच्छा जी, अब इस रिलेटिव क्लॉज जो मैंने रेड इंक से अंडरलाइन कर दी है, इसको आप साइड पे करके मेन क्लास को अगर देखें, द मेयर ऑफ कराची हैज मैनी ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कराची का मेयर है उसकी बड़ी अहम और संजीदा किस्म की जिम्मेदारी हैं। तो बात क्लियर है, यह बात मुकम्मल है। ये जो आप क्लॉज लगा रहे हैं इसके बगैर आप देखते हैं ना मेन क्लॉज को, तो बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसके लिए फिर हम फिर विच यूज करेंगे और हमने कोमा भी यूज किया है इसको सेपरेट करने के लिए मेन क्लॉज से, ताकि पता चले कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो विच जो है अब किसे रिलेट कर रहा है? कराची को रिलेट नहीं कर रहा, ओ सॉरी यस, कराची को रिलेट कर रहा है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी, ठीक है। अब कराची की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी? मेयर की बात कर रहे हैं कि जो मेयर है उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कराची का मेयर है। अब ये जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कराची के बारे में दे रहे हैं इसका मतलब है ये गैर अहम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए फिर हमने विच यूज किया है और साथ हमने कोमा भी यूज कर लिया। तो विच बेसिकली यहाँ पे मीनिंग दे रहा है एंड के, अजाफी। एंड इट इज, यानी आप कहें ना द मेयर ऑफ कराची विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी, तो आप कह सकते हैं द मेयर ऑफ कराची, ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द कंट्री। तो वो कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है, लिखा हुआ ना कॉन्टिन्यूटिव। तो जो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है इसको कॉन्टिन्यूटिव भी कहते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूटिव इसकी सेंस बनती है कि वो कराची को उसने एक्सप्लेन कर दिया मजीद, ठीक है, कराची की बात कर दी है। हालांकि हम यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है वो कराची नहीं है, हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और मेयर की। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, गैर अहम इंफॉर्मेशन है, एडिशनल है, इसलिए विच यूज किया है। विच रिलेट कर रहा है कराची को, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और हमने इसे विच क्लॉज को कोमा से सेपरेट भी कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। समटाइम विच इज आल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिस्ट्रिक्टिव और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। जी, ये अब एक एक्सेप्शन आ गई है। तो देखें ना ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थंब रूल तो यही है कि जो विच है, विच क्लॉज जो है ये हमेशा नॉन रिस्ट्रिक्टिव होती है, डिफाइनिंग होती है, कॉन्टिन्यूटिव होती है, यानी कि ये गैर अहम इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ज़मनी इंफॉर्मेशन के लिए हम विच यूज करते हैं। लेकिन
बाज़ औक़ात सेंटेंस की सेंस ऐसी बन जाती है कि जो विच है ये आप कह लें कि ये भी रिस्ट्रिक्टिव बन जाती है, विच क्लॉज भी बाज़ औक़ात रिस्ट्रिक्टिव बन जाती है। तो कभी कभी ये भी आपने ज़हन में रखना है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए भी विच यूज़ करना पड़ सकता है। वो भी आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें जी, तो जब ये एक बात और है, इन सच अ केस कोमा इज नॉट यूज्ड विद विच क्लॉज। जी, तो जब आप विच क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लास के तौर पर, ठीक है, तो यानी अहम हो गई है वो मेन क्लास के मीनिंग को देने के लिए, तो फिर आपने कोमा यूज़ नहीं करना, क्योंकि कोमे ने तो आपको बताना है कि इंफॉर्मेशन एडिशनल है या ज़रूरी है। अगर कोमा आ गया है, आपने रिलेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज से कोमास की मदद से सेपरेट किया हुआ है, तो इसका मतलब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वो जो आपका रिलेटिव क्लॉज है वो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि वो सेंटेंस के अंदर ना भी होगी तो बात पूरी हो जाएगी, जो है ना मफहूम क्लियर हो जाएगा मेन क्लॉज का। लेकिन अगर आपने रिलेटिव क्लॉज को कोमास की मदद से मेन क्लॉज के साथ सेपरेट नहीं किया, यानी बगैर कोमा नहीं लगे हुए, वो बीच में आके जम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव क्लॉज है वो रिस्ट्रिक्टिव है। रिस्ट्रिक्टिव से मुराद ये है कि उसके बगैर मेन क्लॉज का मफहूम क्लियर नहीं होगा। तो अभी देखते हैं आप, द बाइक विच यू सी ऑन द टेरेस कॉस्ट मी 60,000 रुपीज। अब ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, विच यू सी ऑन द टेरेस, ये जो है ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। अब इस पे गौर करें, अगर हम इसको निकाल देते हैं ना, द बाइक कॉस्ट मी 60,000 रुपीज, तो ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि जो बाइक है उसने मुझे 60,000 रुपये में पड़ी है। लेकिन वजह नहीं समझ में आ रही ना कि ये जिक्र क्यों किया जा रहा है, बाइक की बात क्यों छिड़ गई है जी, ठीक है, क्यों आप बता रहे हैं कि 60,000 रुपीज में आपको पड़ी है। तो अब फिर इसका मतलब है ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये इस बात को एक्सप्लेन करेगी। विच यू सी ऑन द टेरेस, इसका मतलब है टेरेस पर सामने कोई बाइक पड़ी हुई है, ठीक है, जो जिक्र करने का बायस बनी है, जिसको देख के उसके बारे में जो है जिक्र किया जा रहा है। जो राइटर है ना वो सामने पड़ी हुई चीज के बारे में बात कर रहा है कि ये जो बाइक आपको नजर आ रही है मुझे 60,000 में पड़ी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपका रिलेटिव क्लॉज है ये आपका रिस्ट्रिक्टिव है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉमास की मदद से इसको सेपरेट नहीं किया, और यूज तो हम विच ही करेंगे, क्योंकि यू सी ऑन द टेरेस किस चीज को देखा जा रहा है, बाइक को देखा जा रहा है। एंटीसीडेंट क्या है, बाइक है, तो बाइक क्या है, ये इनएनिमेट थिंग है, बेजान चीज है। तो बेजान चीज को जब हमने रिलेट करना है तो यूज हमें फिर विच ही करना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपके जहन में रखिए, आप यही कह लें कि 99% जो है विच जो है ये हमेशा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, यानी गैर जरूरी, गैर अहम, या आप कह लें एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। और जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसके लिए विच यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभार इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए तो उसमें ये यूज भी हो जाता है। रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को समझने के लिए, याद रखने के लिए आप ये ध्यान में रख दें, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज से मुराद वो वाली रिलेटिव क्लॉज है जो जरूरी है, ठीक है, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो रिलेटिव क्लॉज है ये वो वाली क्लॉज है जो जरूरी नहीं है। जो जरूरी नहीं है मतलब वो एडिशनल है। तो व्यूअर्स, विच के बारे में इस वीडियो में इतना ही था। एंड पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एडिशनल में आपको ये दे दूं, हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स हैं, तो डिफरेंट काइंड में से हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, अभी हमारा चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की तरह रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको समझने में स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया और एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना सही आ गया तो समझ लें आपको इंग्लिश में लिखना आ गया, आपकी इंग्लिश की सेंस डेवलप होगी। इसलिए ये बहुत अहम है। तो टॉपिक काफी बड़ा है, एक वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे डिफरेंट वीडियोज के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। और फिर ये भी आपको पता है कि हमारा मेथड ये है पढ़ाने का कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं। एक वीडियो में जिस चीज़ की हमें समझ आती है नेक्स्ट वीडियो में हमारे काम आती है। तो जैसे अभी हमने विच और दैट का डिफरेंस आपको मैंने जब समझाना है, तो उससे पहले मैंने आपको रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के बारे में पूरी एक वीडियो बना दी है, ताकि आपको पता चल जाए कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है वो होते क्या डिटेल में। क्योंकि विच और दैट का जो यूज है उसी तरह ना, जब आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है तो विच यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए हमने दैट यूज करना है। तो इसलिए पहले मैंने उस पर पूरी वीडियो बना दी। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलते हैं। इसलिए विच को आप अगर ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो पूरी 3 वीडियोस पहले वाली वो आपको देखनी चाहिए, फिर आपको प्रॉपर समझ आएगी। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हैं, जस्ट आप विच को ही समझना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इस वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो की। विच के बारे में आपको मैंने बड़ी डिटेल में समझा दिया कि ये क्या है और ये कैसे
यूज होता है। लेकिन अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो फिर आपको इसकी पूरी वीडियोस को देखना पड़ेगा, सारे पार्ट्स को। अभी चौथा पार्ट चल रहा है, इसके बाद जो इसके दूसरे प्रोनाउन है, अब दैट है, दैट पढ़ेंगे, फिर व्हाट को पढ़ना है, एज जो है, बट है, ये भी कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो जाते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस होगी। फिर हमने विच एंड दैट का कंपैरिजन देखना है कि विच का भी यूज होता है, दैट का भी यूज होता है। इसके अलावा जो है हमने इनकी करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज देखनी है, हमने इनके करेक्शन वाले रूल्स को स्टडी करना है, और हमने ये भी देखना है, इसका ओमिशन समझना है कि कहाँ पे जो है रिलेटिव क्लॉज यूज होती है, कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, कहाँ पे नहीं यूज होता। तो ये सारी चीजें जब आप समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और इनको यूज कैसे किया जाता है। इसलिए अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को जो है वो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इसके तमाम रेलेवेंट वीडियोस को, तमाम पार्ट्स को देखना पड़ेगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख लेने के बाद आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, इसके यूज के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।